हाँ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में क्वांटम यील्ड। ये सारी बातें आपकी पढ़ी हुई है, और यहाँ देखिए, यहाँ से इसका संबंध क्या है कि क्वांटम यील्ड को जब हम समझें तो ये क्या है कि बहुत ही वेरी करती है। 0 से नीचे और 10⁶ तक भी बहुत सारी रिएक्शन में क्वांटम यील्ड प्राप्त होती है। तो ये दो प्रकार के प्रोसेस पर डिपेंड करती है। पहला है प्राइमरी प्रोसेस और दूसरा है सेकेंडरी प्रोसेस, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है जो क्वांटम यील्ड को डिफाइन करता है। प्राइमरी प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें एक मॉलिक्यूल एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करता है और उस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है, और यह उस फोटोकेमिकल प्रोसेस की पहली स्टेप होती है। जैसा कि देखिए, आप यहाँ पे बता रखा है कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक फोटोन है, और ये एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। इस फोटोन को ये मॉलिक्यूल पूरा एब्जॉर्ब करके और एक्साइटेड मॉलिक्यूल वहाँ पर देता है। देखिए, सेकेंडरी प्रोसेस की बात अगर हम करें तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है वो बहुत प्रकार से अपनी एनर्जी को कैस्केड करता है और फिर से ग्राउंड स्टेट में लौटता है। इसमें से बहुत ही प्रकार के एनर्जी कैस्केड हो सकते हैं, जहाँ ये कैस्केड थर्मल भी हो सकता है और फोटो एनर्जी के रूप में भी हो सकता है। यानी रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव दो प्रकार से ये अपना एनर्जी कैस्केड कर सकता है और ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। थर्मल एनर्जी के रूप में ये ISC इस प्रकार के काम करता है, और फोटो एनर्जी के रूप में ये फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस इस प्रकार के परिघटनाएं वहाँ पर संभव है। और अब देखिए, इन सब चीज़ों को हम सेकेंडरी प्रोसेस को जेवलेंस्की डायग्राम में देख सकते हैं। वहाँ पर प्राइमरी प्रोसेस को नहीं देखा जा सकता। तो देखिए, फोटोकेमिकल जो प्रोसेस होगा कोई भी, और उसको हम यदि उसकी एफिशिएंसी को बताना चाहें कि किस प्रकार की रिएक्शन है, कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है या इस तरह की, तो उसको हम क्वांटम यील्ड फाई से डिनोट करते हैं। जो इस बात पर आश्रित होती है कि जो मॉलिक्यूल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है या एक्साइटिंग मॉलिक्यूल है वो पर क्वांटा कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करके, कितने फोटोन को एब्जॉर्ब करके अपनी प्रोसेस को आगे कर रहा है या फोटोकेमिकल प्रोडक्ट दे रहा है। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे देख सकते हैं। देखिए आप कि फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम और नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। और एनर्जी जो E है पर मोल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब होती है पर मोल द्वारा, उसको हम कहते हैं 1 आइंस्टाइन यूनिट है उसकी। और ये होती है, देखिए आप यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से कि E इज इक्वल टू Na h न्यू। Na एवोगैड्रो नंबर है और h न्यू फोटोन है। 1 आइंस्टाइन कहलाएगा ये, क्योंकि एक मोल में 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, और प्रत्येक मॉलिक्यूल या एटम या जो भी जिस तरह का हमारा सिस्टम है वो प्रत्येक एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है प्राइमरी प्रोसेस में। इसलिए हम क्वांटम यील्ड को इस रूप में प्रदर्शित करते हैं कि फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। इफ द लॉ इज करेक्ट देन द क्वांटम यील्ड शुड बी यूनिटी। ये खास बात है क्या, अगर एक फोटोन
एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होता है, तो क्वांटम यील्ड का मान कितना आना चाहिए इकाई सभी के लिए, लेकिन ये बहुत अधिक वेरी करता है। क्वांटम यील्ड जो है सामान्यतः बहुत सारे एग्जांपल में देखी गई है कि 10⁻⁶ तक जा सकती है और 10⁻⁻² तक बहुत सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ये आ सकती है। अब इसमें देखिए कि लो क्वांटम यील्ड क्यों होती है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं देखिए, और हाई क्वांटम यील्ड के भी हम उसके बाद देखेंगे। तो पहला रीज़न ये है कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ही डीएक्टिवेट होके ग्राउंड स्टेट में लौट आता है। पहला रीज़न बहुत ही क्लियर है, मॉलिक्यूल ने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया और एक्साइट हो गया, इससे आगे की वो कुछ करता उससे पहले वापस अपनी एनर्जी को त्याग कर देता है, वो कैस्केड करता है और वापस मूल अवस्था में लौट आता है, तो प्रोडक्ट नहीं बनता। दूसरा क्या है कि कोलिजन्स ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल विद वन नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल में काज द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल। किसी एक्साइटेड मॉलिक्यूल की जो है किसी नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल के साथ में कोलिजन करता है, जिससे अपनी ऊर्जा उसको देकर ये ग्राउंड स्टेट में लौट आता है, इस कारण से भी प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है, तो क्वांटम यील्ड घट जाती है। तीसरा रीज़न देखिए कि प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस गेट्स रिवर्स्ड द एक्साइटेड मॉलिक्यूल टू ग्राउंड स्टेट बाय रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस। आपने मॉलिक्यूल को एक्साइट किया तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया और वहाँ से वो रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव तरीके से वापस ग्राउंड स्टेट में लौट आया। रेडिएटिव का मतलब हम कह सकते हैं IC, ISC, और रेडिएटिव का मतलब फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस। इन सब घटनाओं के द्वारा चारों प्रकार में से किसी भी प्रोसेस से वो फिर से मूल अवस्था में लौट आता है, तो ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हो गया। चौथा रीज़न हो सकता है देखिए कि डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट में रिकम्बाइन टू फॉर्म द ओरिजिनल कंपाउंड। जैसे मान लो एक फोटोन एक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके उसके दोनों एटम्स को, डायटोमो मॉलिक्यूल हो सपोज, तो फ्रेगमेंट कर दिए दो, और दोनों फ्रेगमेंट क्या होते हैं वापस जुड़ गए, और जुड़कर फिर क्या करते हैं वो फिर से उसी मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये चार रीज़न है जिनसे हम ये कह सकते हैं कि कभी भी उस मॉलिक्यूल में एफिशिएंसी 1 से नीचे आ जाएगी, चारों में से कोई भी अगर वहाँ घटना घटती है तो। अब देखिए एक चीज़ और है कि रीजन्स फॉर हाई क्वांटम यील्ड, हमने देखा अभी एग्जांपल में कि 10⁻⁶ तक भी इसको देखा गया है। तो इसके लिए देखिए ये रीज़न हो सकते हैं कि प्राइमरी प्रोसेस में जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक फ्री रेडिकल के रूप में जो हमारा मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है, वो फिर किसी दूसरे सेकेंडरी प्रोसेस में एक फ्री रेडिकल और वहाँ उत्पन्न करता है, और वो फ्री रेडिकल फिर एक दूसरा फ्री रेडिकल, और इस प्रकार एक चेन रिएक्शन चल जाए और लंबी संख्या में, अनंत संख्या में, है ना, और फ्री रेडिकल्स बनते जाएं और रिएक्शन आगे बढ़ती जाए। इस तरीके से वो अपना केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी कि जैसे एक फ्री रेडिकल ने दूसरे फ्री रेडिकल को एनर्जी दे दी और खुद मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से धक्का लगने वाला 1 by 1। और एक हो सकता है कि फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर दे पूरा ही, एक मॉलिक्यूल शुरू होना चाहिए केवल, और वो फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, फिर प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट फिर फ्री रेडिकल देगा, फ्री रेडिकल फिर प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट फिर फ्री रेडिकल देगा, और इस तरह से ये चलती रहेगा। तो दो प्रकार की ये पॉसिबिलिटी वहाँ पर हो सकती है। तो ये हाई और लो क्वांटम यील्ड जो है उसके फोटोकेमिकल प्रोसेसेस में कारण हो सकते हैं। ये बातें हमने वहाँ पर BSc पार्ट 3 में फोटोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी थी। अब देखिए हमारा एनर्जी डिसेप्शन जो है, एनर्जी का ह्रास, घट जाना एनर्जी, इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं कि जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके हाई एनर्जी लेवल पे चला गया ग्राउंड स्टेट से, तो ये अपनी एनर्जी को दो प्रकार से डिसिपेशन कर सकता है, नष्ट कर सकता है। एक है नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस और दूसरा है रेडिएटिव। हम देख चुके हैं चीज़ों को, यहाँ समराइज़ की इन चीज़ों को वापस देखिए। रेडिएटिव में हो सकता है IC, ISC और वाइब्रेशनल कैस्केड। ये तीनों बातें हमने पीछे पढ़ ली, ये सब तीनों एनर्जी कैस्केड के तरीके हैं। और रेडिएटिव में क्या हो सकता है,
फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस, 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी वहाँ पर इसमें हो सकती है। देखिए नॉन रेडिएटिव में तो हम जानते हैं कि बड़ा आसानी से वहाँ पर कोलिजन्स के द्वारा अपनी हीट को ट्रांसमिट कर देता है इधर उधर, और 2 प्रकार से ये वहाँ पर नॉन रेडिएटिव तरीके से संभव है। इंटरनल कन्वर्जन, इस कन्वर्जन में हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स हैं, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में, या सिंगलेट एक्साइटेड हायर स्टेट्स हैं, सिंगलेट एक्साइटेड जो लोवेस्ट स्टेट है वहाँ तक पहुँचता है और अपनी एनर्जी को थर्मल रेडिएशंस के रूप में डिस्कार्ड करता है। एनर्जी कैस्केड प्रोसेस है। तो इंटरनल कन्वर्जन एनर्जी कैस्केड प्रोसेस से ये लौट आता है। इसको हमने और या फिर वो क्या ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ट्रिपलेट लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट की तरफ भी इसी तरीके से वो आईसी के द्वारा आ सकता है। जेवलांस के डायग्राम में इसको आप बड़े आराम से वहाँ देख सकते हैं, सारे एग्जांपल वहाँ पे दिए हुए हैं। और अब एक चीज़ हो रहा है कि ये सिंगलेट से ट्रिपलेट में चला जाए या ट्रिपलेट से सिंगलेट में चला जाए, तो ये 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी वहाँ पर है। उनमें से सिंगलेट से ट्रिपलेट या ट्रिपलेट से सिंगलेट जो होती है ये सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है, जबकि सिंगलेट टू सिंगलेट या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया, देखिए आप, स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरबिडन जो आपको चित्र में दिख रहे हैं। देखिए कि एसेंस हैं, एसन डैश या एसन 1 और टी एन हैं, TN1। तो ये इस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन इंटरनल कन्वर्जन की श्रेणी में नहीं लिए जा सकते। वहाँ पर इस प्रकार की ट्रांजिशन संभव नहीं है। वहाँ पर केवल और केवल जो सिंगलेट टू सिंगलेट और ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट हो सकता है। अब देखिए आप इसमें है कि हमारा ये देखिए नीचे हमने लिखा है कि देखिए हायर जो सिंगलेट स्टेट्स होती है उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है और लोअर सिंगलेट स्टेट का लाइफ टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। और कितना थोड़ा क्या मतलब काफ़ी डिफरेंस होता है। वहाँ पर हायर सिंगलेट स्टेट्स एक्साइटेड जैसे आप कह सकते हैं S2 है ना, S3, S4, S5 और हायर, इस तरह से वहाँ पर लाइफ टाइम 10⁻⁻11 तक हो सकता है। और जहाँ सिंगलेट स्टेट होती है उसका S1 स्टेट में लाइफ टाइम जो होता है हमारा वो 10⁻8 सेकंड तक वहाँ पर हो सकता है। अब देखिए इस हायर लाइफ टाइम जो है इसका S1 स्टेट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10⁻11 और 10⁻8 में कितना 10⁻3 का डिफरेंस है, और 10⁻3 का डिफरेंस का मतलब 1000 गुना अंतर है। और इसी वजह से